जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो कि तोशाखाना केस की वजह से जेल में थे, काफी टाइम से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। आज इमरान खान को रिहाई मिल गई है और अदालत ने उस फैसले को, यानी जो इमरान खान के खिलाफ फैसला आया था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जेल यात्रा पे जाना पड़ा था, उसको सस्पेंड कर दिया और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन उसके साथ ही एक बार फिर जैसे खान साहब अभी बाहर आए भी नहीं थे कि साइफर केस जो इमरान खान साहब के ऊपर था उसके तहत इमरान खान को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया है और बताया यही जा रहा है कि 31 अगस्त तक इमरान खान जेल में ही रहेंगे। उसके बाद इमरान खान के ऊपर मजीद कई केसेस हैं, तो इसलिए उनका मुझे लगता है कि आना जाना लगा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया था कि ईमान मजारी की बात हमने की थी, बिल्कुल ईमान मजारी को भी दोबारा अरेस्ट करके 3 दिन के रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। उनके ऊपर भी डिफरेंट केसेस बनाए गए हैं और वो जो तकरीर उन्होंने की थी पीटीएम के जलसे में या पीटीएम के पॉलिटिकल रैली में, वो यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। हमारी दुआ है कि ईमान मजारी जल्दी खैरियत के साथ अपने घर पहुंच जाएं। बात हम इमरान खान की ही करेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल मुश्किल में हैं और उनको जिस तरह से उनकी सजा, सुबह न्यूज आई थी कि जी अदालत ने उनको जो है रिहा करने का हुक्म दिया है और उनके ऊपर से केस जो था उनका, या उनको जेल की जो सजा थी वो सस्पेंड कर दी गई। उसके साथ ही इमरान खान के बारे में ये भी बताया गया कि वो दोबारा से अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वो चेयरमैन रह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त उनको सजा सुनाई गई थी तो पाकिस्तान में ये एक रूल है कि अगर कोई भी जेल जाता है या सजा भुगतने के लिए जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, तो उसके साथ साथ फिर वो पार्टी को की क्यादत नहीं कर सकता, पार्टी का चेयरमैन नहीं रहता। इमरान खान के लिए कहा गया कि अब वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे काम कर सकते हैं, मगर उसके साथ साइबर में एक बार फिर इमरान खान को अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया है और कहा यही गया है कि अब 31 को ही, यानी 31 अगस्त को ही इमरान खान के फ्यूचर के बारे में बात होगी और बताया जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बात हम करेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब की, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और जी पहले गैर मुल्की सरकारी विजिट पर कीनिया जाएंगे। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो पहले विजिट पे, इंटरनेशनल विजिट पे जो है वो कीनिया के दौरे पे रवाना हो रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि आखिर इनको ये पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, इनको इस तरह से दूसरी कंट्रीज के विजिट पे जाने की क्या जरूरत है, फॉरेन ट्रिप्स इनके किस खाते में लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही बदहाल है, उसके पास पैसा नहीं है। तरह तरह के जो है वो हम खबरें सुनते रहते हैं कि लोग जो हैं वो सुसाइड तक कर रहे हैं अपने खर्चे पूरे ना होने की वजह से। डॉलर रेट जो है आज, इस वक्त डॉलर रेट जो है, $1 पाकिस्तान में 318 रुपीज, यानी 318 रुपए का हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो मस्तियां हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है उसको देखकर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। एक बार फिर सब लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं कीनिया के सरकारी विजिट पे क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं। आपका काम तो सिर्फ ये था कि आप आए और उसके बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस करें और इलेक्शन करवाए जाएं और आप अपनी लाइन पकड़े और अपने घर रवाना हो जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही लग रहा है कि तरह तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की साइड से। और उसके बाद ये भी हो रहा है कि अब उन्होंने जो है वो फॉरेन ट्रिप्स भी शुरू कर दिए हैं, यानी कि आगे जो कहा, ये बताया ये गया है कि जी इलेक्शंस अभी नहीं होंगे नवंबर में, इलेक्शंस होंगे जी फरवरी या मार्च में। तो इसका मतलब है फरवरी और मार्च तक ये इसी किस्म के इंटरनेशनल विजिट्स भी करते रहेंगे और भाषण भी देते रहेंगे।
इसका मतलब है पैसा उड़ाते रहेंगे। किसी का भी जो है वो अभी तक हमें ये न्यूज कहीं से नहीं मिली है कि किसी भी सरकारी ऑफिसर ने या फिर जो पार्लियामेंट बैठी है उसने या फिर हमारे किसी फौजी ने या किसी एजेंसी के लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी ने भी अपना खर्चा कम किया हो, ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, बस यही बता बता के सबके गले सूख गए, लेकिन उससे आगे होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसी न्यूक्लियर स्टेट है जो हाथ में कटोरा लेके पूरी दुनिया से भीख मांग रही है? ये एटम बॉम्ब और ये न्यूक्लियर एसिड्स आखिर किस दिन काम आएंगे? इसको क्या करना चाहिए? कई लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसिड्स या एटम बम बेचकर पाकिस्तान में लोगों के लिए रोटी खरीद लेनी चाहिए। और ऐसी ही एक बात की है फखर यूसुफजई साहब के चैनल पे मुनीर अहमद साहब ने, वो हम सुनते हैं। और एटम बम को आगे यूं कर रहे हो जो बोलता है ना, हाँ एटम किसी के बम पास वो बहुत सर बस मैं ये कहता हूँ अब आप इतनी बड़ी तौहीन एटम बम की नहीं हो सकती, न्यूक्लियर पावर की इतनी बड़ी तौहीन नहीं हो सकती जितनी हमने अपने लिए मुंतखब की है। और उसके लिए हमने बड़ी मेहनत से अपने लिए जिल्लत का रास्ता तैयार किया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हम सही इस है। काबिल नहीं हैं कि हमारे वो कुछ हुक्मरान थे जिन्होंने ये मेहरबानी फरमाई और इस प्रोसेस को चलाया, और कोई सियासतदान के साथ साथ कुछ साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने कौमी मफाद के अंदर इस इन्वेस्टमेंट में से एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला। हमसे बाद में अपना स्पेस का जो मिशन है वो स्टार्ट किया था। पहला उनका मिस कर गया, दूसरा जो है वो क्रैश लैंडिंग कर गया, और तीसरे ने लैंडिंग कर दी और साउथ पोल पे लैंडिंग की, जहां पे अभी तक कोई नहीं उतरा। यानी वो दुनिया का जी पहला मुल्क है जो साउथ पोल पे उतरा। और वैसे वो टॉप 3 में इकोनॉमी के लिहाज से, बाकी चीजों के लिहाज से। और हम सर ऐसे मतलब मुनाफिकत की बातें कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आज भी हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो एक वो ज़ैद हामिद साहब है, वो कहते हैं जी मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो उतरे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अभी उन्होंने मुझे दिया। सर क्या मतलब अब किस लेवल के लोग हैं? बिलीव मी, मतलब अब वो गुस्सा भी नहीं आता, इंसान कहते हैं कि मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। नहीं सर, क्या ऐसे लोगों के ऊपर ना आपको हंसना चाहिए सर, कि पता नहीं। एक वक्त आता है ना कि जब लोग देखें एक चीज, एक एक ना हमारी एक अजीब नेशनल साइकी में एक और बड़ा है। हम अपने अगर मुआशरे में अपने इर्द गिर्द ही देख लेना, हम कभी दूसरे की अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। तो इंडिया की किसी अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? वो दुश्मन मुल्क है, वो जो भी करेगा बिल्कुल गलत करेगा, वो तो है ही नहीं। आई एम सॉरी, हमने नहीं करना है और चांद पे तो उतर यार। ही नहीं सकता सर चांद पे कैसे उतर सकता है? चांद पे तो हमने कब्जा किया हुआ है। चंद साडा है फखर, चंद साडा है, साडे चंद पे कोई नहीं उतर सकता। बिल्कुल हमारे फ्लैग पे जो बना हुआ है वही चंद हमारा है। जी, तो ये थे मुनीर अहमद साहब जो ये कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स बेचकर और अपने लोगों के लिए पेट्रोल और बिजली और खाना ले लेना चाहिए। अब पाकिस्तान में ये सोच भी आ गई है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था और हमने बल्कि बात की थी अपने शो में जो है अवैस इकबाल साहब से, और हमने टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात की थी और काफी एतराजात भी उठाए गए थे। और उसके बाद लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, बहुत शोर मचाया और बड़ा चीखे चिल्लाए कि जी ऐसे कैसे आपने जो है ये बात की है और ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन खैर हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त लोग जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं बिजली के बिलों से। आज भी फैसलाबाद, यानी कि जो पहले लालपुर कहलाता था और अब हमने उसका नाम न जाने क्यों फैसलाबाद रख दिया है, जी वहां पर भी एक जो मजदूर था, यानी कि जो डेली वेजेस पे काम करता था, एक मेहनत कश, उसने जी खुदकुशी कर ली है। और बताया ये गया है कि उसके घर का 40,000 का बिजली का बिल आया था और उसने सोचा कि ये बिल भला वो कैसे दे सकता है, और इसी टेंशन की वजह से उस बेचारे ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। लेकिन इससे हमारे
जो लोग हैं यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेट है, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो फौजी हैं, यानी कि जो वो फौजियों की बात कर रही हूँ जो बड़े ओहदों पर हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो जनरल्स हैं, जो खाऊ पीऊ पार्टी जो आसमा जहांगीर साहिबा कहा करती थी, उन लोगों की बात की जा रही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर है फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आम आदमी की जिंदगी में क्या हो रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। मगर ये जरूर है कि उस बेचारे के 2 मासूम बच्चे हैं और वो इस दुनिया से जा चुका है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो तमाशा चल रहा है। पहले तो बिजली के बिल में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इन्होंने टीवी के, यानी अगर आपके पास टीवी है या आपके पास टीवी नहीं है, आप टीवी देखते हैं या आप टीवी नहीं देखते हैं, उसकी फीस भी ऐड कर दी गई थी कि जी आपके बिजली के बिल के साथ आपको अपने टीवी चैनल जो, या सॉरी टीवी सेट जो है उसकी भी फीस देनी है। उसके बाद इन्होंने, आप जानते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ था, 9 मई को जिस तरह से जीएचक्यू पे हमला किया गया और कोयटा में रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया, जलाया गया, उसके जवाब में जी जो पब्लिक जिसका कोई लेना देना नहीं था उस बात से, उनके ऊपर ये जुर्माना या ये फाइन लगाया गया कि जी अब आपको अपने बिजली के बिल के साथ रेडियो के भी आपको चार्जेस देने होंगे, यानी कि आप रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते, या आपके दादा जान अगर किसी जमाने में 47 से पहले या 47 के बाद रेडियो सुनते थे तो वो फ्री में रेडियो सुन के निकल गए। तो इसलिए अब जाहिर है जो दादाजी ने मेरी वाट लगाई तो दादाजी ने रेडियो सुना और दादाजी के रेडियो सुनने की फीस मुझे अदा करनी है। जी हाँ, अब जो बिजली का बिल आएगा उसमें रेडियो फीस भी होगी और टीवी की फीस तो पहले ही ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि अगर किसी का 2000 का बिल है तो उसमें, और वैसे तो 2000 का बिल शायद ही किसी का होगा, सबके बिल लंबे लंबे चौड़े चौड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का 2000 का बिल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 48% जो है वो आपको जी चार्जेस लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है, आपको टैक्स जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि आपका बिल जो है उसमें 48% जो है वो टैक्सेस शामिल करके आपका बिल कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाएगा। और अब ये भी बताया जा रहा है कि अभी इस मंथ अगस्त में जिन लोगों ने बिजली के बिल पे किए हैं या जो बेचारे करते जा रहे हैं, उनको पर यूनिट 65 रुपीज पर यूनिट जो है बिजली पड़ी है। और नेक्स्ट बिल जो आएगा यानी सितंबर में जो बिल आएगा अगस्त का, वो जी 90 रुपीज, जी हाँ मैं सही बता रही हूँ, 90 रुपीज पर यूनिट जो है वो अदा करने होंगे। अगर वो ना दिया तो फिर आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिजली काट दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जो लोग इस बात के लिए तैयार है, मेरे ख्याल है मजीद लोग फंदे तैयार कर रहे होंगे, मजीद लोग जहर ढूंढ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कहाँ से कौन से पुल से कूद कर हमने खुदकुशी करनी है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि खन्ना पुल, जी हाँ रावलपिंडी में एक जगह है खन्ना पुल, और वहां से एक साहब ने जो है कूद के 3-4 दिन पहले ही सुसाइड किया और बेचारे जो है वो बिल भी अदा नहीं कर पा रहे थे और यही रीजन बताया गया है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई इस बात का असर नहीं हो रहा और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं ले रहे, उल्टा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर न्यूज चल रही है तो वो चल रही है इमरान खान की। इमरान खान की जो है जमानत हो जाती है और इमरान खान को फिर से जेल में बंद कर देते हैं, इमरान खान को किसी और केस में पकड़ लेते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है कि किस तरह से इमरान खान को जेल में रखा जाए और किस तरह से जो है पब्लिक की अटेंशन जो है वो भटकाई जाए। साथ साथ जी एक और न्यूज जो हमारे यहाँ चल रही है आजकल, जो कि बड़ी अजीब सी है, लेकिन हर अजीब सी होनी मुझे नहीं कहना चाहिए कि अजीब सी है, क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई गड़बड़ होती है, जब भी हमारे यहाँ कोई हंगामा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम पहला इल्जाम लगा देते हैं भारत के ऊपर, और इस बार भी यही हुआ है। जो आप सब जानते ही हैं कि जो चर्चेस जलाए गए, यानी कि 20 या 21 चर्चेस को बताया गया था कि जला दिए, तोड़ दिए, उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं उनके घर भी तोड़ दिए, जला दिए। उसके लिए जी हमारे यहाँ के कई लोगों का कहना ये है, जिसमें के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनका कहना ये है कि जी ये साजिश पड़ोसी मुल्क की थी। अब जाहिर है पड़ोसी मुल्क में ये किसको कह रहे हैं, अफगानिस्तान को तो मेरे ख्याल नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान के लोगों को कहेंगे तो वो तो देंगे दो कान के नीचे, और चाइना को भी नहीं कह रहे, ईरान को भी नहीं कह रहे,
बांग्लादेश को भी नहीं कह रहे, वैसे बांग्लादेश हमारे पड़ोस में नहीं, लेकिन खैर बांग्लादेश को भी नहीं कह रहे, तो फिर बचा कौन? जाहिर है वही लोग जो बेचारे हर बार जिनके ऊपर हम ही अटैक करते हैं और हम ही मुकर जाते हैं और हम ही नुकसान करते हैं और हम ही कहते हैं कि जी हम विक्टिम तो हम है, आपने हमारा जो है बेड़ागर किया, हमने तो अपना कुछ नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की। एक बार फिर भारत की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी जो कुछ हुआ और जिस तरह से चर्चेस जले और जो हंगामा हुआ उसके पीछे भी जी भारत का हाथ है। अब खैर इस तरह की बातें सुन के यकीनन ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी अब लोग हंसने लगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हल्की फुल्की न्यूज भी आपको दे दूं। बात हम करेंगे जी यासीन मलिक की। जी हाँ, आप सब जानते हैं यासीन मलिक की जो वाइफ है यानी कि मशाल मलिक, उनको प्राइम मिनिस्टर के का स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया है केयरटेकर गवर्नमेंट में। और एक बार फिर लोग जो है हमारे यहाँ के जो टीवी चैनल्स पे जाते हैं, जो कहीं और बात करते हैं, यासीन मलिक को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। पाकिस्तान इस हाल पे क्यों है, पाकिस्तान एफएटीएफ में क्यों है, पाकिस्तान में हर रोज जो है वो बाहर कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, कोई भी हमारा भरोसा क्यों नहीं करता? हमारा भरोसा इसी वजह से नहीं करता कि एक तो हम जो टेररिस्ट होते हैं उनको हम हमेशा से फ्रीडम फाइटर बताते हैं। चाहे वो यासीन मलिक हो जिसने अपने सारे गुनाह खुद कबूले। अभी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लोग चल रहे हैं तो यकीनन जो अमेरिका में जो डॉक्टर पकड़ा गया है जो कि दाइश के साथ मिला हुआ था और अमेरिका पे ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था या प्लानिंग कर रहा था, जिसको 18 साल की जेल हुई है, यकीनन अब थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान इसके लिए भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी ये फ्रीडम फाइटर है, इसे हमें वापस करो। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी इसी किस्म की बातें पाकिस्तान से होती रही हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी। अब जी यासीन मलिक के लिए भी यही कहा जा रहा है कि जी वो तो फ्रीडम फाइटर है, यानी कि जिसको टेररिस्ट बताया जाए वो पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। इसी तरीके से हाल कर दिया है पाकिस्तान का, और इन लोगों ने जो इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के जो मुजरिम होते हैं उनका साथ देते हैं। हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, सबको ही हमने जो है हीरो बना के रखा है। सभी पाकिस्तान में हीरो हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, इनको तो जी जेल भी नहीं हो सकती। कहा तो है इन्होंने कि हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल की है, मगर वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में ही बंद है, या कह लीजिए कि बाहर भी हो सकता है, घूम फिर रहा हो, हम कौन सा रोज चेक करते हैं कोई जाकर। लेकिन इनका कहना यह है, यानी कि हमारी एजेंसीज का कहना यह है, देखिए ये पिक्चर, खैर इसको देख के मत समझिएगा कि हाफिज सईद जेल में, ये मेरे ख्याल है फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप पिक्चर थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाफिज सईद को भी हाउस अरेस्ट ही किया गया है और इसी तरीके से हमने 10 साल तक जो है, आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन को भी पाला। 10 साल वो एबटाबाद में मजे से रहता रहा अपनी पूरी फैमिली के साथ, और हमारी एजेंसीज, हमारी नंबर 1 एजेंसी कहती है जी हमें तो पता ही नहीं। और उसके बाद जब किसी तरीके से खबर मिली कि वो कहाँ है, तो 10 साल के बाद जाकर अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए और उसको जिस तरह से मारा गया, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 10 साल उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो हमारी एजेंसीज को मालूम क्यों नहीं था? क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे या क्या कर रहे थे लोग? लेकिन उसके साथ अगर इन्हें पता था, जो कि मेरा ख्याल है पता ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 साल आपको यही मालूम ना हो कि आपके यहाँ कौन रह रहा है और क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बेवकूफी और इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल इन्हें पता था, सिर्फ ये बता नहीं रहे थे। और इसी तरीके से चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, या फिर मसूद अजहर हो, या आप कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम तो वैसे भी इंडियन सिटीजन है, इन सबको और इन जैसे बेशुमार लोगों को पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन भी देता है, फंड भी करता है और हर तरह से बचा के अपने यहाँ भी रखता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी हमें टेरर कंट्री ना कहा जाए। बात बार बार हमारे आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं कि जी हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, हम टेररिज्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये बात आज के नहीं, जितने भी आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए और गए उन सब ने यही बात की कि जी हम तो पाकिस्तान को टेररिस्ट जो है वो नहीं समझते, या पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म हम खत्म करेंगे और ये जितने लोग भी बैठे हैं इन सबको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अरेस्ट हुआ तो कोई भी नहीं आज तक, और इसी किस्म का भाषण जो है वो हमारी आर्मी और हमारी एजेंसीज की तरफ से आता रहता है। वैसे मैंने कभी भी
इंडियन आर्मी चीफ का कोई कमेंट या इंडियन आर्मी चीफ का कोई बयान या कोई भाषण देखा नहीं। तो मुझे पूछना ये था अपने इंडियन दोस्तों से कि आपके आर्मी चीफ जो हैं वो ड्यूटी पर आते भी हैं या घर बैठे सैलरी लेते हैं? इसलिए कि भाई हमारे आर्मी चीफ जो है वो तो हमेशा भाषण भी देते हैं, बात भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और स्टेटमेंट भी धड़ाधड़ देते हैं। तो फिर आपकी फौज जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ी निकम्मी है, कुछ और नहीं करती, क्योंकि हमारी फौज तो जी 10 काम करती है, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे उसके साथ इकोनॉमी भी चला रही है, पॉलिटिक्स में भी घुसी हुई है और पॉलिटिशियंस के साथ भी 36 का आंकड़ा कर रही है, किस गवर्नमेंट को लाना है, किस गवर्नमेंट को हटाना है, ये सब कुछ भी कर रही है। लेकिन अपना काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। अगर वो कर रही होती तो शायद अभी तक टीटीपी जो हमने खुद ही बनाई है, खुद ही पाला पोसा, और इमरान खान साहब तो ये तक कह रहे थे कि वो और लोगों को ला के टीटीपी और तालिबान को लाके पाकिस्तान में बसाने वाले थे। वैसे अभी काफी ज्यादा लोग बसे हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब कोई नया काम करने जा रहे थे, लेकिन उनको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। और जिस तरह से नुकसान हो रहा है बॉर्डर पे, ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप बैकयार्ड में अपने सांप पालेंगे तो वो आखिर में जाके आपको ही डसेंगे। और अब वो मरहला शुरू हो गया, यानी अब हम उस स्टेज पर आ गए जहां पे ये सांप हमें ही डस रहे हैं, और लेकिन इसका फर्क फिर भी किसी को नहीं पड़ रहा। ये सब अपनी लूट मार में लगे हुए हैं। आईएमएफ से पैसा आ जाए तो कभी किसी चाइना से पैसा पकड़ लें, कभी किसी और कंट्री से पकड़ लें, और उसके बाद वो पैसा वापस अमेरिका, कनाडा या यूरोप पहुंच जाए जहां पर इनकी फैमिलीज हैं, और बाद में ये भी अपना बैग पैक करें और फिर बैठकर स्पेन में या इटली में या किसी और जगह सीढ़ियों पर गालियां खाएं। यही इनका मुकद्दर है, लेकिन इससे ना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि ये गालियां तो अब इन्हें पढ़नी शुरू हो गई हैं और अब पढ़ती ही रहेंगी, मगर सुधरते वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।